अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कोरोना वायरस में इस वक्त हम मौजूद हैं और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि प्री कोरोना से पहले भी हमारी मुल्क की मुआशी सूरत हाल कोई आइडियल नहीं थी। बहुत ज़्यादा इशूज़ और प्रॉब्लम थे और अब कोरोना और उसके बाद आगे चल के पोस्ट कोरोना में पाकिस्तानी मईशत के लिए कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और क्या हम किस बेहतर तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटजी से हिकमत अमली से अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करें। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी स्टडी आपने, आपके शागिर्दों ने, आपके थिंक टैंक ने की हो कि अब तक कोविड-19 से पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हो चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन इस पे हम काफ़ी हद तक इस पे तवज्जो देते रहे हैं, इसलिए कि ये इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। आदाद शुमार जो अभी तक साबित हुए हैं, जिसलिए कि अब तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं जब से कोविड-19 ने पाकिस्तान को मुतासिर किया है। सबसे पहले और सबसे अहम आदाद शुमार ये है कि हमारे शरे नमू पर इसका कितना असर पड़ा है। हुकूमत कहती है कि साल भर में ये 0.4% मनफी होगा। हमारा अंदाज़ा ये है कि और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शरे नमू जो हुकूमत ने कहा है कि मनफी सिर्फ 0.4 यानी कि 0.4% कम हुई है हमारे GDP। हमारा अंदाज़ा ये है कि इससे कुछ ज़्यादा हुआ है, तकरीबन मनफी 1.5% कमी आई है हमारे GDP में। और उसकी क्या वजह? सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये कहते हैं अपने जो इकोनॉमिक सर्वे में हुकूमत के, हमारा जो सनती शोबा है, ख़ास तौर स्केल सेक्टर है, उसमें ये इस साल 7.8% की कमी आई है। ये तो है ही काफ़ी बड़ा नंबर, मगर पहले 10 महीने में ये 9% गिर चुका था। ठीक, तो यानी कि ये 7.8% गलत नंबर साबित हो चुका है। सही। दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली जो आपका लोकस्ट अटैक हुआ है उसका कुछ हल्का सा असर तो इस साल में जो गुजरा है उसमें आया होगा। आने वाले साल में उसका ज़्यादा असर होगा। तो आपका शरे नमू पिछले कोई 50 से ज़्यादा साल के बाद पहली दफ़ा मनफी हुआ है और मनफी 1.5% तक आप इस वक्त फरमा रहे हैं कि -1.5% तक गिर चुका है। जी, मेरा ख्याल ये है कि हमारा अंदाज़ा ये है कि इसलिए कि कमी जो आई है सनती शोबे में वो पूरी तरह से हुकूमत ने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया था। ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। तरफ आप ये देखिए कि आगे बढ़ते हैं और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, प्लीज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक दो चीज़ें अलबत्ता अच्छी हुई हैं और वो ये है कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है इंटरनेशनल, अल्लाह के फजल से एक्सपोर्ट्स के कमी के बावजूद इंपोर्ट्स में भी कमी आई और मुस्तहकम रहा हमारा आदाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है या तवाज़ुन अदायगी। ये बहुत अल्लाह के फजल से एक हमारे लिए बड़ा रिलीफ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सर। शरह सूद 13.25% से हुकूमत ने डोमेस्टिक उठाने के लिए नीचे कर ली और 6% तक आ गई और इसका बड़ा क्रेडिट भी लिया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि ये 6% से ऊपर 13.25% जो है वो मौजूदा हुकूमत ही लेके गई थी। बहरहाल एट प्रेजेंट जो 7% की सतह पे आप समझ रहे हैं कि आप समझते हैं कि डोमेस्टिक इकॉनमी जो है वो यहाँ से उठ सकती है, ये एक फेवरेबल उनके लिए कंडीशन होगी शरह सूद के हवाले से? देखिए, ये बहुत मुनासिब डिसीजन था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ वक्त लिया इस डिसीजन की तरफ आने के लिए, मगर अल्लाह के फजल से वो आखिर कुछ हफ्ते जो थे पिछले साल के उसमें बड़े तेज़ी से उन्होंने कमी की पॉलिसी रेट में और ये बहुत मुनासिब डिसीजन था। हम बहुत अरसे से कहते रहे कि मुल्क के जो हालात हैं उसमें इतना ऊंचा इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल नुकसानदेह साबित होगा। इससे 2-3 नताइज अच्छे आ चुके हैं।
एक तो ये है कि आपने जो कम किया है इसको हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के लिए और जो डिफरिंग लोन्स के लिए, और फिर आप जो वर्कर्स के वेजेस के कवरेज के लिए जो स्टेट बैंक ने स्कीमें अनाउंस की हैं और बड़े लो इंटरेस्ट रेट्स में, वो यकीनन रिलीफ में हेल्प करेंगे। ये मुनासिब स्कीम्स हैं। पूरी कोशिश होना चाहिए कि ये आगे बढ़े और ख़ास तौर पे जो हमारा छोटा शोबा है SME सेक्टर, वो उन तक पैसा पहुंच पाए। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट की कमी से आपको ये अंदाजा तो होगा कि हमारा जो डेट सर्विसिंग का जो बोझ है, कर्जों के पे सूद की पेमेंट का, वो बहुत कम आने वाले सालों में हो जाएगा। अनकरीब इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए कि हुकूमत ने पिछले साल ज्यादातर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद लिए थे। ठीक, तो उसके नतीजे में इतना जल्दी फायदा नहीं होगा, बट आने वाले सालों में यकीनन होगा। सर, यही तो वो स्ट्रेटजी थी जो डे वन से आप कह रहे थे और दीगर जो इकोनॉमिस्ट है वो पाकिस्तान में कह रहे थे, लेकिन हमारे जो मॉनेटरी मैनेजर्स हैं उसको उस तरह से परसू नहीं कर रहे थे। लेकिन अब देर आयत दुरुस्त आयत। बिल्कुल, और अब ये वक्त है कि इसको 1 या 2% और कम करें। 1 या 2% और इसमें कमी हो। अच्छा सर, जो स्टेट बैंक की एक जो वो कहते थे गवर्नर स्टेट बैंक की एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टुवर्ड्स इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए, और इसी वजह से शरह सूद को जो है वो बढ़ाया जा रहा था। अब क्या हकीकतन पॉलिसी रेट में कमी जो है उसके साथ हम इन्फ्लेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज भी महंगाई पाकिस्तान में कम नहीं हुई है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अगर आप बात करें तो आप क्या व्यू पॉइंट होगा, स्पेशली इस फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को रहते हुए? क्या आगे महंगाई और बढ़ेगी तो क्या दोबारा शरह सूद बढ़ सकती है? देखिए, पिछले कोई 3-4 दिहाइयों से पाकिस्तान में, मैं भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी बैठा हूं, बहुत साल पहले हमारा करती थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि हम जो सरह सूद है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं, ओवरऑल इन्फ्लेशन से नहीं लिंक करते थे। हम इसको नॉन फूड नॉन फ्यूल प्राइसेस पे लिंक करते थे, इसलिए कि वो प्राइसेस डिमांड से डिटरमिन होते हैं और खाने पीने की अशिया की बढ़ने की कीमतों में बहुत से वजूहात होते हैं, उसका मनी सप्लाई से कोई खास ताल्लुक होता नहीं। तो इस वक्त अल्लाह के फजल से, हालांकि आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.6% तक पहुंच चुका जून के महीने में, मगर अभी तक आपका जो कोर इन्फ्लेशन है वो 7% के रेंज में है। तो अभी तक जो पॉलिसी ये फॉलो कर रहे हैं मुनासिब है। उन्होंने पहले तो नहीं किया, मगर आखिर जून के महीने में और उससे कुछ पहले उन्होंने यही पॉलिसी अडॉप्ट की है कि अब बाय एंड लार्ज के कोर इन्फ्लेशन से हम पॉलिसी रेट का लिंक कर रहे हैं। अच्छा, और उसी वजह से ये चेंज भी, तब्दीली भी देखी गई। अब सर, जो फिगर्स हैं, जून 2020 में पाकिस्तान में रिकॉर्ड रेमिटेंस आई, अल्हम्दुलिल्लाह $2.4 बिलियन पाकिस्तान में आए। हुकूमत ने बड़ा इसके ऊपर, जाहिर है कि अच्छी बात है, क्रेडिट भी लेना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा कि ये सूरत हाल उस वक्त बनी कि जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी पाकिस्तान में डॉलर्स अपने साथ लेकर आते थे वो डॉलर नहीं ला सकते, डॉलर का लाना ले जाना, दैट्स वाई ऑफिशियल चैनल से डॉलर आया। ये नहीं बताया कि 164 से 168 पे डॉलर चला गया और वो एक बहुत अट्रैक्शन पैदा हुई पाकिस्तानियों के लिए पैसा यहाँ पे डॉलर भेजना। आपका क्या असेसमेंट है ये जो रिकॉर्ड रेमिटेंस रही आपकी जून 2020 में? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को नोट करिए कि मई के महीने में, सिर्फ 1 महीने पहले रेमिटेंसेस में 19% कमी आई थी। और वो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हमारे जो वर्कर्स हैं खास तौर पे मिडिल ईस्ट में, वो फारिग हो रहे हैं बेचारे, वापस आ रहे हैं, और तो इनकम जनरेशन तो कम हो गई है। और सारी दुनिया भर में जो एनालिसिस की गई है वो यही है कि 15 से 20% रेमिटेंसेस कम होंगे, और मई के महीने में ये 19% कम हुए। मगर अल्लाह का फजल है कि ये तकरीबन $800 मिलियन बड़े, 50% इजाफा हुआ जून के महीने में। आपने तो कुछ वजूहात बताए हैं जो करेक्ट हैं। एक और वजह यह भी हो सकती है कि जो वापस आने वाले लोग हैं या आ रहे हैं अनकरीब, जब भी उनको मौका मिलेगा,
तो वो पैसे जो अपने उनके पास बैलेंसेस पड़े हुए थे दूसरे मुल्कों में, वो उन पैसों को वापस कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया से जून के महीने में रेमिटेंसेस दोगुना हो गए। एक और चीज जो सोचने वाली है, देखने वाली है, जो अच्छी बात है कि शायद ईद के लिए भी कुछ और पैसे भेजे गए। ठीक है, मगर इस वक्त कहना कि रेमिटेंसेस की कहानी बदल गई है, ये बहुत प्रीमेच्योर है, इसलिए कि मई में ये 19% गिरे थे और अब 50% बढ़े। हम बस दुआ करते हैं कि अगले महीने क्या आता है। जो आप चीज जिस चीज का इशारा कर रहे हैं कि जो अगर वहां से जॉब लॉसेस होते हैं, लोग अपना सेटलमेंट करके वापस आएंगे तो वो तो वन टाइम गेन होगा और वो एक ब्लेसिंग से कम, उसके बाद उसके असरात और खतरनाक होंगे। जी बिल्कुल, इसका खतरा जरूर है। ठीक है, ये खदशा अपनी जगह पर मौजूद है। डॉक्टर हफीज पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और कोविड पर्सपेक्टिव में पूरी की मईशत को और आगे चैलेंजेस को हम देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को अपलिफ्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो पाकिस्तान में तामीराती सनत के हवाले से आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तकरीबन 40 के करीब इलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसके साथ चलती हैं और मुल्क में अगर हमारी तामीराती सनत शुरू हो जाती है, उसमें इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो बाकी पूरे मुल्क की इकॉनमी जो है वो उसको लेकर चल सकती है। बट सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस वक्त इस मौके पे कोविड के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो वाकई ऐसा मुमकिन है या नहीं। एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर हफीज पाशा की तरफ। डॉक्टर साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, क्या इस वक्त इकोनॉमिक रिवाइवल का उसमें इतना दमखम मौजूद है कि उसके सारे पूरी मईशत खड़ी हो सके? बात यह है कि साइकिल कहते हैं, जो सेक्टर बिजनेस साइकिल को बढ़ाता है, आगे ले जाता है, वो कंस्ट्रक्शन नहीं होता। वो या तो आपके इंडस्ट्री होगी या आपके कोई क्रॉप अच्छा आपका आए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिजनेस साइकिल में बाद में आती है। अब हम पहली दफ़ा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हमारे मुल्क का इस वक्त कोविड के बुरे हालात के वक्त ये हमारा लीडिंग सेक्टर बने। अब इसमें हुकूमत ने बहुत मुनासिब स्टेप्स ज़रूर लिए हैं कि आपने डेवलपर्स को बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं और पिछले 1-2 दिन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हाउसिंग लोन सब्सिडाइज कर देंगे हम और 3 से 5% मुश्किल से उस रेट पे हम देंगे, ये अच्छे स्टेप्स हैं। सर मैं इन सारे स्टेप्स पे पॉइंट टू पॉइंट आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो एक ही कंक्लूजन कर लेते हैं कि आप फरमा रहे हैं कि हमेशा हिस्टोरिकली हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लीड करते हैं। ये पहली दफा है कि हम मईशत की इकॉनमी के रिवाइवल के लिए हम फोकस करने जा रहे हैं अपने जो आपका तामीराती शोबा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की तरफ। पिछली हुकूमतों ने भी ये बड़े नारे लगाए, लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से बात की, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के हवाले से बात की और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की। आपको याद होगा आशियाना स्कीम पिछली हुकूमत का जो था, आशियाना हाउसिंग स्कीम, जो कि टर्किश कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर था, अब वो नैब के जेर अताब है। तो चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी हो सकती हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं है। पिछली हुकूमतों में भी ये सारी चीज़ें हुई और अभी भी हम करने जा रहे हैं। कुछ आप देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हालात ऐसे आगे चल के तो नहीं हो सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की तरफ इसलिए है कि उनका एक सियासी तौर पर कमिटमेंट था कि वो इतने लाख घर सालाना बनाएंगे और दूसरी तरफ ये सेक्टर से रोज़गार में काफ़ी इजाफा होता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो आपने बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं बिल्डर्स को और बोरोवर्स को जो हाउसिंग फाइनेंस से पैसा लेंगे, क्या ये कामयाब होता है? अब मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इससे मुझे सिर्फ एक बात की थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो ये है कि ये लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं है। देखिए आप
अगर किसी शख्स से ये कह रहे हैं कि आपको हम सब्सिडाइज लोन देंगे हाउसिंग फाइनेंस के लिए 5 या 10 मरले के लिए, मगर आपको किस्तें जो हैं वो 12 से 15 हज़ार रुपये अदा करने पड़ेंगे, उसके बावजूद आप मुझे बताइए कि कौन सा गरीब घराना जो है वो 12 से 15 हज़ार रुपये कर्ज़ों में वापस कर सकता? वो तो गरीब नहीं होगा, वो मिडिल क्लास होगा। तो ये मिडिल क्लास हाउसिंग की तरफ हम जा रहे हैं। हमें वाकई लो कॉस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए था। हमें, आपको हैरत होगी, इस मुल्क में पाकिस्तान में 25% घराने ऐसे हैं जिसमें एक कमरा है और 8 से ज्यादा लोग उस कमरे में रहते हैं। यह है असल प्रॉब्लम लो इनकम हाउसिंग का। ठीक, आपको पैसा देना चाहिए, सिर्फ ये कि एक कमरा और बना लें, एक टॉयलेट बना लें, इस तरह की स्कीमें आप लाएं। ये जो स्कीम आप लेकर आए हैं ये मिडिल क्लास के लिए है, ये लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं है। अच्छा। सब्सिडी दे तो सबसे गरीब तबके को दें। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। नाउ जो बैंक से कहा जा रहा है कि वो अपना जो लोन पोर्टफोलियो जो है वो हाउसिंग फाइनेंस की तरफ तकरीबन 5% की तरफ लेकर जाएं, क्या मुमकिन होगा? अभी तक हम अगर देख रहे हैं जो एट प्रेजेंट है वो 1% से भी कम है या हार्डली 1% है टुवर्ड्स कमर्शियल बैंकों का जो हाउसिंग फाइनेंसिंग की तरफ उनका पोर्टफोलियो है। इससे पहले भी बैंकों से कहा जाता रहा, लेकिन जाहिर है कि बैंकिंग एक अलग उनकी पॉलिसी होती है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए, उनका पूरा बोर्ड एक मौजूद होता है और इससे पहले भी उनसे कहा गया। तो क्या आप समझ रहे हैं कि बैंक इसके ऊपर लबैक कहेंगे? मुश्किल नहीं होगा क्या उनके लिए? हमारे जो बैंकिंग का निज़ाम है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें आदत हो गई है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लें और बैठे बैठे पैसे बना लें। ठीक, वो दरअसल मुल्क में जो डेवलपमेंट का काम है, अब आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान में जो हाउसिंग फाइनेंस है वो तकरीबन 10% है क्रेडिट का। सही। बांग्लादेश में 8% है, हमारे यहाँ 1% क्यों है? और दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि आपने स्मॉल एसएमईज को कितना पैसा दिया है इस रिलीफ प्रोग्राम में? हम पूछते रहे स्टेट बैंक से, भाई 150 अरब के करीब आपने लोन दिए हैं, उसमें कितना हिस्सा एसएमईज को दिया है? उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। तो ना सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ हैं आपके बैंक जो बैठे बैठे पैसे बनाने की आदत हो गई है उन्हें, मगर एसएमईज, आपका स्मॉल फार्मर, सब को आपने इग्नोर किया हुआ है। यानी बात ये कि उनको तो आदत है सर, उनको तो आदत है हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौखा, तो वो इतना बड़ा क्रेडिट रिस्क क्यों लेंगे? दूसरी चीज, जिस लो इनकम हाउसिंग, लो इनकम फैमिलीज की तरफ आप बात कर रहे हैं कि उनको आप बेनिफिट देंगे, उनके पास मॉर्गेज रखने को क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं। माजी की तरह फिर इन स्कीमों में जो बासर अफराद हैं वो इसको हाईजैक करेंगे, वो इसके ऊपर जो है हाथ साफ करेंगे। खर्चा है फिर इस बात का? मुझे बिल्कुल इस बात का खतरा है कि ये वाकई सबसे गरीब जो तबका है, जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि आप ये सोचिए कि तकरीबन 1/4 घराने ऐसे हैं जहाँ 8 लोग एक कमरे में सोते हैं। ये हमारा जो लो कॉस्ट हाउसिंग का मॉडल होना चाहिए था वो उनकी तरफ होना चाहिए था। ये नहीं कि आप 5 मरला 10 मरला की स्कीमों की बात कर रहे हैं जिसमें मिडिल क्लास के लोग होंगे। सही। तो आपको एनजीओज को इन्वॉल्व करना चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस एनजीओज के थ्रू ऑपरेट करें, इसलिए कि बैंक तो इस वक्त मुश्किल से जाएंगे। हम उन्हें टैक्स बेनिफिट्स जरूर दें, सही, हम उनको प्रोविजनिंग की गुंजाइश बढ़ा दें, हम उनको राइट ऑफ टैक्स बैड डेट की प्रोविजन बढ़ा दें, मगर आपको साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि फोरक्लोजर लॉज और मॉर्गेज की जो सिस्टम है उसको बेहतर पाकिस्तान में करना पड़ेगा। आपने आज तक नहीं किया, अब वक्त आ गया इन सब चीजों को करें ताकि लोगों के घरों के जो हालात हैं, जिस मुश्किल हालात में हमारी कौम रहती है, उसको बेहतर करने की कोशिश। ठीक है। अच्छा, बैंक अगर आते हैं बड़े जारहाना अंदाज में आगे आते हैं तो उन्होंने बहुत सी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के हवाले से, रिस्क असेसमेंट के हवाले से। पिछले हफ्ते आप 1.68 बिलियन रुपीस का फाइन किया कमर्शियल बैंकों पे, सिर्फ उनके केवाईसी कंप्लायंस के हवाले से।
तो यहाँ पे इस बात की क्या गारंटी है कि आगे इस पूरे पीरियड के दौरान उनके ऊपर कोई वॉच डॉग नहीं होगा या उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी सर? देखिए, हुकूमत ने तो एक नई अथॉरिटी कायम की है, शायद ना हाउसिंग डेवलपमेंट की अथॉरिटी नया पाकिस्तान में। मुझसे भी जी, नया पाकिस्तान इदारा वक्तन फ़वक्तन मुझसे भी बात कर लिया करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आपको गरीब घरानों की तरफ देखना चाहिए। आप जो स्कीम ला रहे हैं वो मिडिल क्लास के लिए है। तो अब देखिए क्या होता है, इसलिए कि बिल्डर्स जो हैं वो बड़ी पावरफुल लॉबी है, वो इस तरह की स्कीम पे तो नहीं जाएंगे जिसमें घरों में एक कमरा डाल दिया जाए। तो नई नई स्कीम, नई नई जमीन, नए नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना चाहेंगे ताकि पैसे ज्यादा बने। ठीक है, कमर्शियल अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए आ रहे हैं सर, वो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, कोई भी अगर यहाँ पर आ रहा है नाउ। ऐसे में जब आप ये पिछले 22 महीने के दौरान पीटीआई हुकूमत की दूसरी एमनेस्टी स्कीम है, ये स्कीम जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि फैटफ के अंदर आप मौजूद हैं और आईएमएफ भी जो है वो आपके एफएटीएफ के प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहा है। क्या इस बात की गारंटी है कि 31 दिसंबर तक जो आप एमनेस्टी दे रहे हैं और फिर 1 जनवरी के बाद आपसे ज़राए आमदन नहीं पूछेगा, एफबीआर नहीं पूछेगा? मैं तो पहले ही कहता रहा हूं कि आप टैक्स में कुछ मराद दें मगर एमनेस्टी स्कीम ना लाएं। देखिए, ये बहुत बुरा ट्रेडिशन है पाकिस्तान में। हम इस वक्त एफएटीएफ की जाल में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब मूव था। आपने जो टैक्स के मराद दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये भी कहता हूं कि सीमेंट ड्यूटी में जो एक्साइज ड्यूटी है वो माफ़ कर दें। इस तरह की चीज़ें करें, मगर टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाना नामुनासिब था। पहले से हमारा ये ख्याल था और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात को एम्फसाइज किया है कि ये सिर्फ एंड दिसंबर तक रहेगा, इसलिए कि उन पे यकीनन इनको यही इंफॉर्मेशन होगी कि एफएटीएफ और आईएमएफ इस बात पे परेशान है। ठीक सर, जाते जाते एक लास्ट मैं वेलकम बैक। असद रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, कमर्शियल बैंक्स को कहा गया कि वो अपना जो लोन प्रोफाइल है टुवर्ड्स हाउसिंग फाइनेंस 5% तक बढ़ाएं। अभी तो 1% भी नहीं है। एसएमईज को भी वो कर्जे नहीं देते। दे आर मच सिक्योर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट पेपर्स। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौखा। क्या होगा, मुमकिन होगा कमर्शियल बैंक्स के लिए इतना बड़ा एक्सपोजर लेना? देखिए, आपने सही कहा कि ये जरा हैरत अंगेज बात है, और हैरत अंगेज बात यूं भी है कि जैसे आपने देखा थिंक टैंक जो उनका, उसमें 9 लोग हैं, और उसमें 9 लोग में इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि डॉक्टर इशरत हैं, एक फॉर्मर आपके स्टेट बैंक गवर्नर, एक उसमें इस वक्त बाका रजा भी हैं जो इस वक्त के गवर्नर हैं, शौकत तरीन भी हैं उसमें, और अलाना भी हैं। तो ये 4 तो रहे बैंकर, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी 5वें जो है वो डॉक्टर वकार मसूद है। ये बाकी जो नाम है वो तो आपको पता ही है, सब वेल नोन नेम्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एज अ बैंकर जो है, ये इसमें बहुत सी पेचीदगियां, मतलब ये कह देना कि बैंकों को कह दिया गया है, कौन कह देगा? बैंकों को देखिए, कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। मतलब कहने से ये होगा कि बैंकों ने चलिए सुन लिया जो उनसे कहा गया। बैंकों का भी एक अपना तरीका कार होता है, जो लैंडिंग होती है, उनकी क्रेडिट लैंडिंग होती है, वो इस तरह वो एक्सपोजर नहीं लेते हैं। और उसके लिए भी तरीक़ाकार सबसे पहले ये है कि देखिए, वो इजाज़त लेंगे अपने बोर्ड से, अपने शेयर होल्डर से, वहाँ जब उनको अथॉरिटी मिलेगी उसके बाद। अच्छा, ये भी जो बेस होता है, देखिए ये याद रखिएगा, ये उनकी कैपिटल पे बेस करता है सारा कुछ। तो इन सब चीज़ों की तो देखिए वर्किंग होनी चाहिए थी। अच्छा, लैंडिंग आप देखिए, जब किसी को करते हैं तो सिक्योर्ड लैंडिंग होती है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ किस टाइप की लैंडिंग है, किसको लैंडिंग है। अच्छा, अब आपका जो सिक्योर्ड से मुराद ये है कि जो बड़ा वाला 10 मरले का है, वो तो देखिए 50,000 वाला ये कि हो सकता है वो तो उसके पास, मतलब एक तो ये देखिए वाज़ेह ये कर दी जाए बात कि ये लैंडिंग बैंक सिर्फ उसको करेगा जो टैक्स पेयर, यानी कोलैटरल देना बहुत जरूरी है। तो उसके पास कोलैटरल अगर होता तो फिर वो बैंक के पास जाता है क्यों? उसके पास कोलैटरल का तो मसला है रिजवी साहब। किसका पास मसला है? नहीं, जो भी जो जिस लो इनकम आदमी की आप बात कर रहे हैं, जिसे अपना घर बनाना है, जिसके लिए आप फोकस कर रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो नहीं आप वो बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप उसके लिए कोई और अरेंजमेंट करते बैंकों से, तो फिर वो नहीं हो सकता। यही तो मैं बताने को, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आप बैंकों को ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तानी बैंक चलिए आप कर भी लें किसी पॉइंट पे, आपको याद होगा सर, आपको याद होगा बैक टू 2005 जो स्टॉक मार्केट क्राइसिस हुआ था, वो जाके पता चला था बैंक्स का जो एक्सपोजर था स्टॉक मार्केट में वो 5% से ऊपर चला गया था। मार्जिन फाइनेंसिंग और जो बड़ी लैंडिंग वहां पे हुई थी और वो बर्स्ट हो गया था पूरा एक बबल जाके, तो वो बैंक तो उसके बाद बहुत ज्यादा मोहतात हो गए। और यहाँ पे आप कैसे फिर कह सकते हैं कि जनाब आप इतना बढ़ा लें? आप जो स्टॉक मार्केट की बात करें, थोड़ा सा ऐड करता चलो, ऑलरेडी उन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है। बैंकों का जो एक्सपोजर है वो वेरियस बैंक का 2 से 5, 6 कोई ऐसे भी बैंक है उसमें जिन्होंने 6-7% ले लिया, वो मैनेजमेंट के अप्रूवल से लेते हैं। तो अभी जो पिछले दिनों आपकी स्टॉक मार्केट गिरी थी उसकी ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि उसमें तो सारे जो बैंक थे वो चौक थे, यानी कि कुछ बैंक तो हमें हमारी अपनी बात हुई, बड़े बड़े वाले ऐसे भी थे जो 90% यानी कि उनकी लिमिट यूटिलाइज हुई और वो कुछ नहीं ले सकते थे। फिर वो वेट किया जब रूम हुआ उनके पास, और कैसे रूम हुआ, फिर उसके बाद जब उनकी बैलेंस शीट वो नहीं आई, उसमें उनका जब कैपिटल जरा सा बढ़ा, उसके अंदर गुंजाइश मिली, कुछ बोर्ड के पास हो गया। तब मतलब मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ रिजवी साहब, पिछले हफ्ते जो 1.68 बिलियन रुपीस का फाइन हुआ कमर्शियल बैंकों के ऊपर और KYC कंप्लायंस जो है उसमें वायलेशन हुई थी, तो यहाँ तो और बड़ी चीजें हो सकती हैं फिर इतनी एग्रेसिवली अगर आप जाते हैं लैंडिंग के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस चीज की इजाजत FATF ने दे दी। सवाल ये पैदा होता है जितने जो ऐसे वर्ल्ड बैंक और कंसर्निंग अथॉरिटीज है, क्या उन्होंने इस चीज की इजाजत दे दी, जो ये कहा जाएगा कि आपसे सवाल नहीं पैदा होता है। देखिए ये सब रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ठीक है करने को आप कर सकते हैं अपने पास में, शायद ये सोचे पास में भी ऐसा होता रहा, लेकिन पास और अब में फर्क ये है कि पास में आपके वो सूली नहीं चढ़ी हुई थी FATF वाली, अब जो आपके पास इस वक्त गले में फंदा है वो भी है, उसके बेस के ऊपर बाकी चीजें मतलब वो होती है, जो लेंडर्स होती है, रेटिंग एजेंसी होती है, वो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर वो रेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको लिमिट एलोकेट करता है। ये सिर्फ इतना आसान तो नहीं है कि सिर्फ ये कह देना कि भाई ये कह दिया गया है। और मतलब मेरे लिए जरा हैरत अंगेज बात, और अब मजे की बात आपको मैं बताऊं कि शिबली फराज साहब जो है वो खुद भी एक्स बैंकर रह चुके हैं, मतलब उन्होंने भी मतलब इस चीज को बड़ा उस तरह सपोर्ट किया। मतलब थोड़ी सी वही वाली बात थी कि तो ऑप्शन तो कोई नहीं था, अब चूंकि जाहिर सी बात कहनी पड़ी चूंकि हुकूमत की तरफ से थी। सर मसला ये खान साहब का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये फेस है इस वक्त PTI हुकूमत का ये प्रोग्राम। इमरान वो अपनी जगह सारी बात सही है, लेकिन आप उसूल को डिविएट देखिए नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी एक देखिए, आपने मिसाल के तौर पे आपका जो डेट है वो पीक पे इस वक्त, पीक से बना दिए कि आप उस वक्त 95 प्लस पे इस वक्त है, और वो किसी वक्त भी आपका 100 ब्रीच कर जाएगा। आपका अगर रुपया वीक हुआ या कुछ भी हुआ, जो रुपए की वैल्यू डाउन होगी, GDP आपकी नीचे आएगी, वो फटक से वो 100 के ऊपर चला जाएगा। सर वक्त की कमी है, जरा एक और चीज पे आ जाता हूं। बात यह कि लिक्विडिटी क्या बैंकिंग सेक्टर के पास इतनी है, बैंकारी निजाम के पास हमारा इतना पैसा है? ओवर ए पीरियड लाइक 12 साल में अगर देखें तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 1000 अरब जो इंजेक्ट कर चुका है स्टेट बैंक। ये बैंकिंग सेक्टर इसकी लिक्विडिटी भी तो एक मसला है इस वक्त। लिक्विडिटी आपने जैसे अभी पॉइंट किया, सिर्फ उसमें 1 बिलियन का जो वो सॉरी आपका 1 ट्रिलियन का जो ये फिगर है, इसमें ये भी है, उसके साथ आपको डेरिवेटिव का भी अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, तब वो तकरीबन वो लगभग इसके करीब एवरेज बनेगा। लेकिन ये कि बहुत हायर साइड पर इसलिए नहीं है कि आपके इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट पेपर बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप ये देखिए कि मैं इतने अरसे से ये मशवरा दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 2 सूरत आप इसमें कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपका जो CRR है वो तकरीबन आप समझिए 750 बिलियन के राउंड एक रफली आप लगा लीजिए, तो वहां से आप गुंजाइश निकाल सकते हैं, यानी कि 145 बिलियन जो आपको 1% कट में मिलेगा और 290 बिलियन आपको 2% कट में मिलेगा। तो CRR में आप बाकी जो है आप OMO के थ्रू कर दीजिए। लेकिन आपकी जो एक्चुअली जो चोक हुई और जो रेस करने वाले सवाल हैं वो ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आप उसको आप देखें ना बेहनते हैं, वो तो आप बहुत ज्यादा यानी कि 25-26% से होना चाहिए, आप 35 कर लें उसको, यार वहां से आप तकरीबन आप यकीन करें 2-3 ट्रिलियन रुपीस निकल सकता है, जिससे पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट दे आर मच सिक्योर टू इन्वेस्ट देयर। रिजवी साहब, इस वक्त क्या आप अपनी जो मनी मार्केट है उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। सूरत हाल डॉलर की पाकिस्तान में इनफ्लो जो की सूरत में जून 2020 में रिकॉर्ड 2.4 बिलियन डॉलर्स आए। हमें कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने मायूसियों का लिबादा जो है वो उतार फेंका है और पाकिस्तान में जो है वो धड़-धड़ डॉलर आ रहे हैं।
वजह क्या बनी? वजह नहीं बताई जा रही, रीजन क्या बने सर? इसमें दो वजह है। एक तो इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, स्टेट बैंक और गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपने ये देखा उन्होंने ऐसे मेजर्स लिए हैं कि एक फोर्स किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो आप सुन रहे हैं ना, ड्यू डिलिजेंस है, आपका नो योर कस्टमर, इस टाइप की जो चीजें हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग, AML वाला जो फैक्टर है, इससे ये हुआ है कि आपके सिस्टम के थ्रू अब पैसे जो है आने लगे। तो इसका क्रेडिट तो आप यार आपको दीजिए, आप गवर्नमेंट को। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ऑप्शन क्या बचेगा जब आपकी फ्लाइट्स ऑपरेशंस बंद हैं? जो पाकिस्तानी बाहर से कैश अपने साथ लेकर आ सकते थे वो उन पे पाबंदी है, तो ऑप्शन फिर आपके पास कोई नहीं है। फिर दूसरा ये कि जब आप डॉलर रेट 168 तक चला गया, बड़ा लुक्रेटिव हो गया, तो बाहर से भी जो भेजेगा उसके लिए आसानी है, पाकिस्तान में ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये भी इसके रीजंस हैं। देखिए, एक दो जो फ्लाइट बंद हुई डेफिनेटली उसकी वजह से, एक तो वो कैश जो आपका था वो कैश आना बंद हो गया, तो उसकी वजह से ये मत भूलिए कि आपके जो वहां पाकिस्तानी जो बैठे आने के लिए अब उसमें दो चीज हुई है। अब तमाम पाकिस्तानियों ने अखराजात अपने यानी कि खर्चे कम कर लिए, क्योंकि वो जो आ गए हैं, जो आने वाले हैं, और बहुत से अभी पाइपलाइन में बैठे हुए लोग अभी ये डरे सहमे बैठे हुए हैं कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। उन्होंने वहां स्पेंडिंग बहुत कम कर दिए। देखिए, अच्छा, सिर्फ स्पेंडिंग कम नहीं की हुई है, इसके साथ साथ एक जो टेक्निकल फैक्टर भी आ गया, वो ये आया जब मिडल ईस्ट की इकोनॉमी, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज है, उनके यहाँ जब डेट बढ़ने लगा है, तो उनके यहाँ भी वही सूरत हाल क्या हुई कि उनकी करेंसी जो है, अब इसको समझिए आप टेक्निकल क्या है, उनकी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो सकती है, वीक हो सकती है। लिहाजा अक्लमंदी ये थी कि भाई बजाय इसके कि आप उनकी लोकल करेंसी में रखिए, आपने क्या किया, उसको डॉलर में और उसको भेजना शुरू कर दिया, चूंकि आप उसको बजाय इसके कि आपकी वो करेंसी वहां पे डेप्रिशिएट हो जाए, कम पैसे मिले, ये इस वजह से फ्लो ऑफ फंड भी आपका ज्यादा हो गया। और ये सिलसिला जो है अभी मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 6 महीने रहेगा, चूंकि लोग रिस्क पे रहेंगे। और ये कोविड में हमें एक ब्लेसिंग मिली। बहुत बहुत शुक्रिया असद रिजवी, मनी मार्केट के हवाले से और इन सारी चीजों के हवाले से अपना टेक जो है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा और असद रिजवी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इकॉनमी है जो इस वक्त हम जहां पर मौजूद है, चीजें उतनी आसान है नहीं जितनी हमें नजर आ रही है। बहरहाल दुआ यही है कि तमाम मराहिल जो है वो एक बेहतर हिकमत अमली से तय हो। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।